शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। नए देखने वालों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक करें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मेरा ताल्लुक नसीरपुर गांव से है। हम 2 बहन भाई हैं। मेरी ख्वाहिश थी कि मेरी शादी भाई की शादी के बाद हो, लेकिन अम्मी अब्बू चाहते थे कि मेरी शादी पहले हो और भाई की बाद में। अब्बू ने अपने कई जानने वालों से कहा था कि अगर अच्छा रिश्ता हो तो मेरी बेटी के लिए बताना। चंद दिनों के बाद अम्मी ने मुझे कहा कि तैयार हो जाओ, लड़के वाले तुम्हें देखने के लिए आ रहे हैं। मैंने अम्मी से कहा, आप मुझे आज बता रही हैं, आप मुझे पहले बता देती। अम्मी ने कहा, तुम्हें पता है कि रिश्ता लेकर कौन आ रहा है? मैंने कहा, मुझे क्या पता, आप बताएं। अम्मी ने कहा, तुम्हारे अब्बू के पुराने दोस्त जमील ये रिश्ता करवा रहा है। लड़के वाले जमील के जानने वाले हैं और तुम तो जानती हो तुम्हारे अब्बू जमील पर कितना भरोसा करते हैं। आज सुबह ही जमील का फ़ोन आया था। उसने कहा, मैं शाम को लड़के वालों को लेकर आ रहा हूँ। तुम्हारे अब्बू ने कहा, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे अब्बू ने मुझे बताया और अब मैं तुम्हें बता रही हूँ। अम्मी ने कहा, मुझे बहुत सारी तैयारी करनी है, मुलाजमों पर मैं ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकती, मुझे खुद ही इंतज़ामात देखने पड़ेंगे। ये कहकर अम्मी किचन में चली गई। अम्मी ने सारे पकवान अपने सामने बनवाए और शाम को लड़के वाले आए। उन्होंने मुझे देखकर कहा कि हमें लड़की पसंद है, अब आप लोग हमारे घर आकर लड़का और हमारा घर देख लें। लेकिन जमील अंकल ने अब्बू से कहा कि मैंने लड़का और घर दोनों देखे हुए हैं। अब्बू ने कहा, अगर जमील को सब पसंद है तो फिर मुझे कोई इतराज़ नहीं, मेरी तरफ से हाँ है। और इस तरह मेरी शादी तय हो गई। मैंने अम्मी से कहा, आप एक बार लड़के को देख तो लेते, अगर बाद में लड़के में कोई नुक्स हुआ तो फिर क्या करेंगे? अम्मी ने कहा, तुम तो जानती हो तुम्हारे अब्बू मुझसे भी ज़्यादा जमील पर भरोसा करते हैं। लेकिन मैंने रोना शुरू कर दिया कि मुझे शादी नहीं करनी। फिर अम्मी ने भाई को बताया। भाई ने अब्बू से बात की। अब्बू ने अंकल जमील से बात की। अंकल जमील ने कहा, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं वीडियो कॉल के ज़रिए लड़के से तुम्हारी बात करवा देता हूँ। फिर भाई ने आकर मुझे बताया कि लड़का बहुत खूबसूरत है और कद काठ और बात करने का लहजा भी बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा, भाई अब्बू को जल्दी किस बात की है? भाई ने कहा, अंकल जमील ने अब्बू से कहा है कि ये रिश्ता बिल्कुल वैसा ही है जैसा अब्बू चाहते थे। लड़का अपने वालिदैन का इकलौता बेटा है, घर में नौकर चाकर हैं, रुपए पैसे की कोई कमी नहीं। अंकल जमील ने कहा, राबिया बेटी ने जिस तरह अपने अब्बू के घर जिंदगी गुजारी है, आगे जाकर भी ऐसे ही ऐश वाली जिंदगी गुजारेगी। बस यही बात है, इसीलिए हम इस रिश्ते को हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। चंद दिनों के बाद घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गईं और फिर वो दिन आ पहुंचा जब मैं दुल्हन बनी बैठी थी। अब्बू तो भाई से भी ज्यादा मुझे चाहते थे। मैं घर में सबकी लाडली थी। फिर अम्मी अब्बू ने दिल पर पत्थर रखकर मुझे रुखसत किया। मेरे ससुराल का रास्ता हमारे गांव से 2.5-3 घंटे का था। अभी थोड़ा ही रास्ता तय हुआ था कि अचानक हमारी गाड़ी रुक गई। ड्राइवर ने जाकर गाड़ी चेक की और फिर स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इस गाड़ी में मेरे सास ससुर, मैं और मेरी शौहर बैठे थे। अभी हम लोग सोच ही रहे थे कि क्या करें। इसी वक्त बरातियों वाली बस हमारे पास आकर रुकी। फिर सब ने सोचने के बाद यही फैसला किया कि गाड़ी तो ठीक हो नहीं सकती, इसलिए बस में बैठकर सब घर चलते हैं। फिर मैं और मेरा दूल्हा
اور ساس سسر سب بس میں بیٹھ گئے۔ سب باراتی بس میں خوب انجوائے کر رہے تھے، گانے گا رہے تھے، ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ ایک دم ڈرائیور نے بریک لگائی۔ سب نے پوچھا کیا ہوا؟ ڈرائیور بولنے ہی والا تھا کہ کسی نے بس کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایک براتی نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک آدمی کھڑا تھا۔ اس نے چادر لی ہوئی تھی۔ کہنے لگا بیمار ہوں، کافی دیر سے بس کا انتظار کر رہا ہوں، فوتگی ہوئی ہے، مجھے اور میری فیملی والوں کو وہاں جلدی پہنچنا ہے، مہربانی ہوگی ہمیں اپنی بس میں بٹھا لیں۔ میرے سسر نے بس میں نظر دوڑائی تو پچھلی پوری سیٹ خالی پڑی تھی۔ میرے سسر نے کہا جگہ ہے، آپ لوگ آ جائیں۔ اس آدمی کے ساتھ 3 برقع پہنی عورتیں تھیں۔ وہ چاروں پچھلی سیٹ پر جا کر بیٹھ گئے اور وہ آدمی میرے سسر کا شکریہ ادا کرنے لگا۔ ڈرائیور نے بس سٹارٹ کی اور چل پڑا۔ ابھی بس کو چلے 10 منٹ ہی ہوئے تھے کہ اس آدمی نے اپنی چادر اتار کر پھینکی اور اس کے ساتھ جو برقع والی عورتیں تھیں انہوں نے اپنے برقعے اتار کر پھینک دیے۔ حیرت کے مارے سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ برقعے میں 3 مرد تھے۔ ان میں سے ایک ڈرائیور کے پاس گیا اور اسے کہنے لگا کہ گاڑی کو دوسری طرف لے چلو، اور دوسرا مرد کہنے لگا کسی کے شور کی آواز نہ آئے، تم سب کڈنیپ ہو گئے ہو۔ اس نے اپنی پاکٹ میں سے ایک شاپر نکالا اور کہا کہ سب لوگ اپنے فون بند کر کے اس میں رکھ دو۔ سب نے فون بند کر کے شاپر میں رکھ دیے۔ پھر کافی دیر کے بعد اس آدمی نے ڈرائیور سے کہا کہ ہاں بس یہاں روک دو۔ پھر اس نے کہا کہ سب گاڑی سے نیچے اتر جاؤ۔ سب گاڑی سے نیچے اترے۔ نیچے آ کر میں نے دیکھا کہ جیسے ہم کسی جنگل میں آ گئے ہوں۔ ہر طرف سناٹا تھا اور درخت ہی درخت تھے۔ پھر میرے دولہے نے لوگوں سے پوچھا کہ تم نے ہم لوگوں کو کڈنیپ کیوں کیا ہے؟ وہ آدمی ہنسنے لگا اور کہنے لگا ہمیں روپیہ چاہیے، زیورات چاہیے۔ میرے دولہے نے کہا اگر نہ دیں تو کیا کرو گے؟ ان سب کے پاس گن تھی۔ وہ آدمی کہنے لگا سب کو مار کر یہیں دفنا دیں گے۔ میں کافی ڈر گئی تھی۔ میں نے فوراً اپنا زیور اتار کر انہیں دے دیا اور کہا اب ہمیں جانے دو۔ پھر وہ آدمی کہنے لگا ابھی تو تمہارے بھائی اور باپ کو کال کر کے بھاری رقم مانگیں گے، سمجھی؟ انہوں نے میرے ابو کو کال کی اور کہا کہ 1 کروڑ روپے لے کر جلدی پہنچو، اور یہ بھی کہا کہ پولیس کو مت بتانا، نہیں تو تمہاری بیٹی اور داماد کو مار ڈالیں گے۔ ابو نے کہا انہیں کچھ مت کہنا، میں پیسے لے کر جلدی پہنچتا ہوں۔ پھر کچھ دیر کے بعد میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے واش روم جانا ہے۔ میرے شوہر نے لوگوں سے کہا تو انہوں نے کہا کہ یہ اکیلی ان درختوں کے پیچھے چلی جائے۔ جب میں درخت کے پاس پہنچی تو مجھے اپنے قریب سے کسی کی آواز سنائی دی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے 2 لوگ آپس میں بات کر رہے ہوں۔ میں تھوڑا سا اور آگے بڑھی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ پھر میری نظر اپنے سسر پر پڑی۔ میں درخت کے پیچھے سے ان کی باتیں سننے لگی۔ میرا سسر اس آدمی سے کہہ رہا تھا کہ جتنے میں ڈیل ہوئی تھی تمہیں اتنے ہی پیسے ملیں گے، اور یہ آدمی وہی تھا جس نے گاڑی کو کڈنیپ کیا تھا۔ وہ آدمی میرے سسر سے کہہ رہا تھا کہ خود تو 1 کروڑ رکھو گے اور ہمیں صرف 1 لاکھ۔ میرا سسر کہنے لگا یہ کروڑ کسی اور نے لینا ہے، مجھے تو خود اس نے تھوڑے سے پیسے دینے ہیں۔ میرا سسر کہنے لگا میں تو ایک مہرا ہوں، چال تو کوئی اور چل رہا ہے۔ یہ سن کر میں فوراً واپس اپنی جگہ پر آ گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کڈنیپنگ میرے سسر نے کروائی ہے، اور ساتھ یہ بھی سوچ رہی تھی کہ میرا شوہر بھی اس میں شامل ہے یا نہیں۔ پھر میں اپنے ابو اور بھائی کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ دیر کے بعد بھائی اور ابو پیسے لے کر آئے۔ انہوں نے ابو سے پوچھا کہ پولیس کو تو اطلاع نہیں دی؟ ابو نے کہا مجھے اپنی بیٹی اور داماد کی زندگی عزیز ہے، میں ایسا رسک نہیں لے سکتا۔ پھر ان لوگوں نے پیسے گنے۔ انہوں نے ابو اور بھائی کے آنے سے پہلے ہی ایک گاڑی منگوا لی تھی۔ وہ چاروں اس گاڑی میں بیٹھ کر چلے گئے
और मेरा ससुर बड़ा मासूम बनकर मेरे अब्बू से कह रहा था कि न जाने इन लोगों को कैसे खबर हो गई कि बारात वाली बस जा रही है और ये हादसा पेश आया। जब मेरा ससुर अब्बू से बातें कर रहा था, मैंने साइड पर जाकर भाई को अपने ससुर और किडनैपर वाली सारी बात बता दी। भाई ने फौरन पुलिस को फ़ोन किया और थोड़ी देर में पुलिस वहां पहुंच गई। पुलिस ने मेरे ससुर और शौहर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। मेरा ससुर और शौहर कह रहे थे कि हमने क्या किया है। पुलिस ने कहा थाने जाकर बताते हैं। जब पुलिस ने मेरे ससुर से पूछा तो वो साफ मुकर गया और कहने लगा मैंने किडनैपिंग नहीं करवाई। पुलिस वाले ने कहा इन बाप बेटे को इतना मारो कि सच बोल पड़े। मार का नाम सुनते ही वो दोनों बाप बेटा फौरन बोल पड़े कि हम सच बताते हैं। फिर मेरा ससुर कहने लगा कि हमें तो इस काम के पैसे मिलने हैं, हम असल में बाप बेटा नहीं हैं, हम तो मिलकर छोटी मोटी चोरियां करते हैं। और कहने लगा ये शादी करने के हमें अलग से पैसे मिलने हैं। पुलिस वाले ने कहा असल बंदे का नाम बताओ जिसने ये सारी साजिश तैयार की है। मेरे ससुर ने जब उस आदमी का नाम बताया तो उसका नाम सुनकर हम सबके पांव तले से ज़मीन निकल गई और फिर पुलिस उसको भी गिरफ्तार करके ले आई। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि मेरे अब्बू का दोस्त जमील था। अब्बू ने उसे देखते ही कहा ये सब तुमने किया था? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये सब तुम कर सकते हो। तुम तो मेरे दोस्त थे, मेरी जान थे। मैं खुद से भी ज़्यादा तुम पर इत्मीनान करता था और तुमने मेरे और मेरी बेटी के साथ ये किया। जमील ने कहा कैसा दोस्त? मैं जब भी तुम्हें देखता था मुझे तुमसे जलन होती थी। जमील ने कहा मेरे पास आज भी एक ही खेत है और तुम मुरब्बों के मालिक बन गए। और जब तुम बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठकर मेरे पास आते थे तो मेरे सीने पर सांप लौटते थे। तुम और तुम्हारी बीवी बच्चे महंगे महंगे कपड़े पहनते थे, अच्छे स्कूलों में तुमने अपने बच्चों को पढ़ाया। मैं और मेरी बीवी बच्चे किस हाल में ज़िंदगी गुजार रहे थे वो तो मैं ही जानता हूँ। मैं हमेशा यही चाहता था जो कुछ तुम्हारे पास है वो मेरे पास आ जाए। ये सब सुनकर अब्बू ने कहा जमील मैं नहीं जानता था कि तुम मुझसे इतनी हसद करते हो। जो तुमने किया उसके लिए मैं तो क्या अल्लाह भी तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। फिर कुछ दिनों के बाद अब्बू ने मुझे अदालत के ज़रिए खुला दिलवाई। फिर 1 साल बाद अब्बू ने मेरा रिश्ता तय कर दिया। आज मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं और मेरे 2 बच्चे हैं। मेरे ससुराल वाले बहुत ही नेक और शरीफ लोग हैं और मेरा शौहर आदिल भी मेरा बहुत ही ख्याल रखते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें।